BNS 183, ठीक है, पर्यटन और मनोविज्ञान जो रहेगा, ठीक है। इसमें आपका क्या है, चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का या यूनिट नंबर 4 का क्या है, BNS 183। इसमें हमारा जो चैप्टर रहेगा क्या है, पर्यटन और संस्कृति। भाई हम जो पर्यटन होता है, जो लोग भैया घूमने फिरने जा रहे हैं, वो हमारे संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ और कल्चर के साथ कैसे जुड़ता है। आप सबको तो वैसे भी पता होगा कि ज़्यादातर जो पर्यटन होता है, अगर मैं अपने देश की बात करूं, जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग क्या देखने आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं ना, तो क्या है, एक प्रकार का कल्चर है, सभ्यता संस्कृति है, बहुत सारा राजस्थान के लोग के लिए देखने जाते हैं ना, तो इनकी हम बात करेंगे। यानी पर्यटन में हम सांस्कृतिक धरोहरों की बात करेंगे, जो टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। भाई कोई मंदिर देखने जा रहा है, कोई मस्जिद देखने जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, ठीक है, कोई लाल किला, कुतुब मीनार, कुछ भी देख रहा है, ठीक है। ये सारा क्या है, यानी पर्यटन को हम यहाँ पर कल्चर से देखेंगे, यानी संस्कृति को देखेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, ठीक है, 4.1 पर्यटन और संस्कृति, ठीक है। इसमें जो पूछा गया, पार संस्कृति अंतरक्रिया और संस्कृति संक्रमण विवाद क्या होता है, पर्यटक अनुभव और प्रामाणिकता पर बहस, गंतव्य छवि का निर्माण करना। देखो, गंतव्य छवि का निर्माण करने का मतलब सीधा ये होता है, कई बार ना हम कहीं जाते हैं ना, उसकी छवि जो होती है ना, यानी जो उसकी इमेज है ना, हमारे मन में रह जाती है। मान लो कि हम कहीं भाई घूमने कोई गया, ठीक है, कोई राजस्थान घूमने गया है, दुनिया भर के किले विले देख लिए, अब उसकी जो इमेज है, उसकी जो फोटो है, उसके मन में बस जाती है या रह जाती है, इसको बोलते हैं छवि निर्माण, इसको बोला जाता है, ठीक है भाई। क्या है कि इमेज आपके दिल में रह जाए, मन में रह जाए, और बार बार आपको पुश करती है कि भाई दोबारा चलते हैं, दोबारा चलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कई बार जो सांस्कृतिक जो प्लेस हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, वहाँ पर ऐसे कई बार से होता है, ठीक है। तो पर्यटन और संस्कृति आपका चैप्टर रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें जो रहेगा, तो इसमें एक हम चलते हैं क्या, हमारा जैसे मैंने आपको बोला था कि 4.2 को हमें देखना है, ठीक है। पर्यटन और संस्कृति को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, 4.1 ही रहेगा, इसमें एक ही पॉइंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कहाँ गया, ठीक है। 4.1 देखिए, पर्यटन और संस्कृति क्या है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्योंकि आता बहुत ज़्यादा, कई बार पूछा जा सकता है कि पर्यटन और संस्कृति बताओ, 5 नंबर में भी आता। देखो हाईएस्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किसी किसी में 5-5 को कर देते हैं, आधा आधा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे भी आता है। देखिएगा पर्यटन और संस्कृति क्या है, देखिएगा, चाहे 10 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए, ठीक है। देखिएगा क्या है पर्यटन और संस्कृति। देखो, वह एक संस्कारी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भैया वह जो है, वह हमारी एक लड़की है, कुछ भी मान लीजिए कि क्या है, संस्कारी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। इतना असभ्य, कुछ ऐसे सामान्य वाक्यांश है जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यानी इस प्रकार के शब्दों का हम क्या करते हैं कि इतने असभ्य या वह संस्कारी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। मानव शास्त्रियों के दृष्टिकोण से संस्कृति के अध्ययन में वाक्यांश कितने प्रासंगिक हैं। आइए संस्कृति के मानव शास्त्रीय की समझ के साथ इस खंड से जुड़ते हैं और संस्कृति का अध्ययन करते हुए मानव शास्त्रीय अध्ययन। मानव शास्त्रीय अध्ययन का मतलब होता है कि जो लोग मानव का अध्ययन करते हैं, ठीक, उनको मानव शास्त्री बोला जाए, ठीक है। जुड़े पहलुओं को समझते हैं। जो मानव विज्ञानी हैं, क्या करें, जैसे मानव विज्ञान संस्कृति के साथ जीवन का एक तरीका है, ठीक है। अगर हम मानव विज्ञान की बात करें, क्या है, यह संस्कृति के साथ एक जीवन का तरीका है, ठीक है। जैसे कि लोगों का एक समूह कैसे व्यवहार करता है, यानी यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं कि जो मानव विज्ञान है वो क्या है, संस्कृति के जीवन का एक तरीका है। जैसे मानव विज्ञान ने बताता भैया कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे बातचीत करते हैं, ठीक है। यानी लोगों के जीवन में जो किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं या किस तरह से भोजन खाते हैं इत्यादि, ये सारी बातें जो करता है वो मानव विज्ञान उसकी सोच करता है। यानी जो लोग भैया मानव पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण मानव विज्ञानी संस्कृति को उस विशेषता के रूप में देखते हैं। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण है मानव विज्ञानी संस्कृति, यानी जो हमारा कल्चर है उसको उस विशेषता के रूप में देखते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के पास होती है। यानी जो मानव विज्ञानी होता है संस्कृति को उस विशेष रूप में, खास रूप में देखता है जो इंसानों के पास है, मनुष्यों के पास है, ठीक है, जो कि हर के रोजमर्रा के जीवन का अनुभव का हिस्सा है। यानी मानव विज्ञानी उन चीज़ों को संस्कृति बताता है जो मनुष्य के आसपास फैला है और जो लगभग उसके साथ लगातार बना हुआ है।
मानवविज्ञानी की दृष्टिकोण से संस्कृति को मोटे तौर पर व्यवहार के रूप में नहीं, मानवविज्ञानी की अगर हम दृष्टिकोण देखें, दृष्टिकोण मतलब नजरिया क्या है उसका, ठीक है। मानवविज्ञानी का जो दृष्टिकोण है उसकी अगर हम देखें तो संस्कृति को मोटे तौर पर व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सामाजिक बातचीत और भौगोलिक कलाकृतियों के उत्पादन के माध्यम से देखते हैं। किसके? मनोविज्ञानी कहते हैं जो सामाजिक बातचीत है और जो भौगोलिक कलाकृतियां हैं। भौगोलिक कलाकृतियां का मतलब होता है कि भाई जो कुछ बना होना है, ठीक है, धरती पहाड़ जो कुछ भी दुनिया भर का जितना भी होगा है तो उसको बोलते हैं, उसके माध्यम से देखता है। देखो सिगान के अनुसार संस्कृति वह है, क्या करें अपने अनुसार संस्कृति का बताया, संस्कृति वह है जो विभिन्न पद्धतियों से मिलकर के बनी है। कह रहे हैं कि भाई संस्कृति वह क्या है जो विभिन्न पद्धतियों से, ठीक है, यानी बहुत सारे रीति रिवाजों से जिसमें जो मिलके बनी है उसको संस्कृति कहते हैं। जो विभिन्न पद्धतियों से मिलकर बनी है, जो स्पष्ट है और जो व्यवहार के लिए है, जो प्रतीकों द्वारा पोषित होती है, जो मानव समूहों के विशिष्ट उपलब्धियों और कलाकृतियों में उनके अवतार सहित मानव के आवश्यक मूल्यों में पारंपरिक यानी कि ऐतिहासिक रूप से जो चयनित होती है विचारों को विशेष रूप से उसको संलग्न या शामिल करती है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं संस्कृति। संस्कृति को मोटे तौर पर या तो अर्थ की एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिसे प्रतीक अभिव्यक्ति देखते हैं, सामग्री के रूप में मूल जैसे वस्तु है या कलाकृति है उसके संयोजन के रूप में हम देख सकते हैं, जो उनके उत्पादन और संचालन को क्या करती हैं संबंधित है। यदि मनुष्यों की जो है आसपास की जितनी चीज़ें हैं जो उनके क्रियाकलाप हैं जो उनको संचालन करती हैं, ये सारी क्या है संस्कृति से रिलेटेड। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे बोलें तो वैचारिक या भौतिक रूप होता है, नहीं मनुष्यों का जो वैचारिक रूप है चाहे भौतिक रूप है, ठीक है, दोनों को। हालांकि संस्कृति इन दोनों पहलुओं के बीच परस्पर संबंध है। संस्कृति में एक सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में देखते हुए व्यवहार करते हैं। जो संस्कृति होती है, संस्कृति में क्या होता है कि जो सामाजिक समूह है क्या करता है, उसके सदस्य जो होते हैं सीखे हुए व्यवहार करते हैं, जिसे ज्ञान महत्व और परंपराओं द्वारा हासिल किया जाता है, या ज्ञान परंपराओं महत्व जो होता है उसके द्वारा हासिल होते हैं, वह पीढ़ियों के माध्यम से पहुंचती हैं। यानी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, देखो भाई जो संस्कृति है यानी सभ्यता, जो संस्कृति का मतलब ये तो हमारा खान पान पहनावा, हमारा जो पूरा कल्चर है, ठीक है, वो क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना। अरे भाई आज के लोग जिस प्रकार से थे अब पीढ़ी दर यानी जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। जैसे मैं बात करूँ घरों में जो पूजा पाठ होता है या किसी के घर में अगर शादी हो रही है तो शादी करते समय जितनी भी विधियाँ होती हैं या जो भी जितना होता है, ठीक है, रीति रिवाज होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी तो चलता है ना। भाई आज हमारे यहाँ ऐसा हो रहा, अगले लोग वही से करेंगे। एक यानी जो सभ्यता संस्कृति होती है, संस्कृतियाँ क्या होती हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलती रहती हैं, ठीक है, ठीक है। भाई आज के लोग जैसे कर रहे हो वैसे आगे भी करते हैं, वैसे आगे भी करते हैं, उसी के अनुसार क्या होती है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है या पीढ़ियों के माध्यम से पहुंचती हैं, ठीक है। रिचर्डसन ने तर्क दिया है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है, यानी संस्कृति क्या है एक जटिल संपूर्णता है जो एक प्रक्रिया और उत्पाद दोनों, यानी प्रक्रिया यानी एक प्रक्रिया भी एक प्रकार का उत्पाद भी है शामिल है, ठीक है, किसको संस्कृति में, ठीक है। इसमें व्यवहार भी शामिल होता है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन का बोध करते हैं। यानी संस्कृति में क्या है भाई प्रक्रिया भी है उत्पाद भी है और इसमें क्या होता है व्यवहार भी होता है जिससे लोग क्या करते हैं अपने जीवन में शामिल करते हैं। अरे भाई जो मिलना जुलना जैसे लोग मिलते जुलते हैं तो लोग बोलते नहीं भाई चलो सभ्य घर के हैं सुशील घर के हैं, तो यानी जो हमारा व्यवहार होता है वह भी हमारे संस्कृति का कल्चर है। ये नहीं कि खान पान पहनावा रीत रिवाज ही हमारी संस्कृति है, बल्कि हम जो व्यवहार करते हैं, हम जो आपस में मिलते जुलते हैं, भाषा भी संस्कृति, ये सारी चीजें क्या है कि संस्कृति का एक क्या है शामिल होते हैं, ठीक है। रिचर्डसन आगे तर्क देते हैं कि पर्यटन में ये दोनों अभिव्यक्त और एकीकृत है, यानी कहें रिचर्डसन क्या कह रहे हैं कि जो संस्कृति है अगर हम देखें तो पर्यटन में ये दोनों हमें दिखाई देते हैं। जो पर्यटन प्रामाणिकता की तलाश में संस्कृति अनुभव के संलग्न, उन्हें विशेष रूप से उनके उपयोग के लिए विकसित संस्कृतियां प्रदान की जाती हैं। यानी कह रहे हैं कि जो भाई संस्कृति है वो हमारा जो पर्यटन है उसमें भी हमें यह पूरी तरीके से दिखाई देता है, इसकी भी विकसित संस्कृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार पर्यटन संस्कृति को एक सांस्कृतिक की प्रक्रिया और संस्कृति के उत्पाद के रूप में परिवर्तित कर देती है। कहा जा सकता है कि पर्यटन स्वयं एक सांस्कृतिक उत्पाद है। क्या करें कि करें जो पर्यटन है स्वयं क्या है एक सांस्कृतिक उद्योग है। यानी पर्यटन को अगर मैं बोलूं तो पर्यटन में संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है।
भाई पर्यटन अगर हम पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट को देखें तो जो भी घूमना फिरना आना जाना जो फलाना हो रहा है पूरी दुनिया में, क्यों हो रहा है? तो पर्यटन उसमें संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है ना। अगर हम बात करें चाहे इंडिया जितनी भी कंट्रियाँ हो, अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग जो भैया घूमने फिरने आ रहे हैं वो सांस्कृतिक कारण भी एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, ठीक है। ये उत्पाद के रूप में हम उसे परिवर्तित, देखो उद्योग है जिसमें संस्कृति उत्पादों और अनुभवों को पर्यटक आकर्षक रूप से प्रचारित किया जा सकता है। यानी जो संस्कृति के जो उत्पाद है, यानी जिस किसी की संस्कृति सभ्यता है उसका क्या किया जाता है, उसका आकर्षण होता है लोगों में। अब जैसे मान लो कि कोई भाई व्यक्ति है वो चीन से बड़ा आकर्षित है या कहीं और घूमने फिरने जाता है, जैसे हम लोग गोवा जाते हैं, कोई कहीं भी जा रहा घूमने फिरने, तो वहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो कल्चर है, उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसको अच्छा लगता है। या कह सकते हो कि अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है ना, अगर मान लो कोई टूरिस्ट प्लेस है ना, तो वहाँ की जो सभ्यता होगी या कह सकते हो जो संस्कृति है, संस्कृति के जरिए उसको क्या प्रचारित किया जाता है कि भैया हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा इतिहास है, ऐसा वैसा है। तो यानी इसमें क्या किया जाता है कि एक तो जो संस्कृति है उसके जरिए जो घूमने फिरने वाला व्यक्ति यानी जो हमारा पर्यटक है वो आता भी है, उससे आकर्षित होकर के। दूसरा, हम जो संस्कृति होती है अपने जो टूरिस्ट प्लेस है उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए, उसके विकास के लिए हम संस्कृति का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, या उसका भी क्या होता है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें जो देखना पड़ेगा, इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं जो आपसे पूछा जाएगा, ये आ गया। ठीक है, देखिएगा, पार संस्कृति अंतरक्रिया, संस्कृति संक्रमण और विवाद, इसको देखेंगे, पूछ सकता है। ठीक है, देखिएगा, पर्यटन और पर्यटक गतिविधियां विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करती है। यानी कह रहे हैं कि जो विभिन्न संस्कृतियां होती हैं, जो पर्यटक है, जो पर्यटन है, ठीक है, पर्यटन और पर्यटक, यानी मान लीजिए पर्यटक का मतलब होता है कि जो घूमने फिरने जो लोग जाते हैं। ठीक है, पर्यटन आप जहां पर गए हैं, ठीक है, इन लोगों के बीच में जो बातचीत होती है इसमें विभिन्न संस्कृतियों के बातचीत की सुविधा प्रदान करती है। लोगों की जीवन शैली है, मेजबान समुदाय का इतिहास है, जैसे आप लोग कहीं गए हैं, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके जीवन शैली कैसे है, ठीक है, उनका इतिहास कैसा है, उनकी परंपरा, कला, वास्तुकला, धर्म, ऐसे कई कारक हैं जो उत्तेजित कर रहे हैं, जो एक पर्यटक को किसी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। मान लो कि तुम कहीं घूमने गए, ठीक है भाई, तुम किसी ऐसे देश में घूमने गए, लेकिन तुमने वहां पर देखा कि लोगों को विचित्र प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं, यानी तुमसे थोड़े अलग हैं, डिफरेंट टाइप के। तब तुम्हारे मन में मन उठेगा भैया कि इन लोगों के, इनका कला कैसे है, इनकी बातचीत कैसा है, इनका इतिहास कैसा है, इनका धर्म कैसा है, इनकी रिलीजन क्या है, उस सब के बारे में क्या होगा, हमारे मन में एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं, अगर वहाँ के हम लोगों की जीवन शैली देखते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ के लोगों की हम जीवन शैली देखेंगे, कल्चर देखेंगे, सभ्यता देखेंगे, संस्कृति देखेंगे, तो हमारे मन में एक प्रकार की भैया उत्तेजना होती है कि हम इन लोगों को क्या करें, बेहतर रूप से जानें। ठीक है, जो किसी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मान लो कि तुमने टीवी में देखा कि फलाने देश में ऐसा है, तो कई लोगों के मन में आ जाता चलो वहां पर घूमने चलते हैं ना, और आता है ना, कहीं लोगों को देख लेते हैं, यानी हमें प्रेरित करती हैं। हालांकि मेजबान क्षेत्र में निरंतर पर्यटन गतिविधियां धीरे धीरे अपने मूल्यों और परंपराओं को प्रभावित करती हैं। कह रहे हैं कि मेजबान देश का मतलब होता है कि आप जहां पर घूमने गए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मेजबान। जैसे मान लो कि मैं कश्मीर गया हूं, तो मेजबान देश कौन होगा, कश्मीर होगा। ठीक है, अब मान लिया गोवा गया तो गोवा हो जाएगा, अब मान लो ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मेजबान का मतलब, मेहमान का मतलब जो व्यक्ति गया, जैसे आप गए हैं तो तुम मेहमान हो, कहीं गए हो घूमने के लिए, ठीक है, मेजबान है जहां पर आप गए हैं। तो मेजबान देश जो होता है, यानी कहता है कि जहां पर पर्यटन है। जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे ताजमहल की, आगरा की अगर बात करोगे तो आगरा क्या है, मेजबान देश है। जो लोग आगरा आएंगे या ताजमहल देखने, उनके लिए क्या है, आगरा मेजबान है। तो आगरा जो है या जो ताजमहल है, उन लोगों को भाई आकर्षित भी तो करता है ना, घूमने आओ फिरने आओ। या यूपी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका ऐड करती है, या ताजमहल उसको दिखाने का भारत सरकार प्रयास करती है, या भारत सरकार उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज, ताकि लोग उसको देखें, आकर्षित भी तो करता है ना। ठीक, वही बात की जा रही है कि जो मेजबान देश होता है उसकी जो पर्यटन की गतिविधियाँ होती हैं, जो परंपराएं, उनको प्रभावित करता है। यानी आप जो पर्यटक हैं उसको आकर्षित करने के लिए उसकी गतिविधियाँ उसको दिखाता है, ठीक, ताकि लोग उसके आकर्षण को देखें और वहां पर आए। ठीक है, देखिएगा आगे क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
देखिएगा, संस्कृति संक्रमण एक प्रमुख मानव शास्त्रीय अवधारणा, यानी कह रहे हैं कि जो संस्कृति संक्रमण है एक प्रमुख मानव शास्त्रीय अवधारणा है जो यह दर्शाता है कि पर्यटन संस्कृतियों को कैसे प्रभावित करता है। कह रहे हैं कि जो पर्यटन है यह संस्कृति को प्रभावित कर सकता है भैया। ठीक है, देखिएगा, संस्कृति संक्रमण में दो अलग अलग समाजों के बीच किसी भी गंतव्य पर एक संपर्क के परिणाम स्वरूप संस्कृतियों की एक कुछ तत्वों को उधार लेने की प्रक्रिया के रूप में प्रभावित कर सकता है। कह रहे हैं कि जैसे मान लो, ठीक है सुनना, जैसे कोई व्यक्ति कहीं घूमने आया, जैसे मान लो तुम ही कहीं घूमने गए हो, तुम वहाँ की सभ्यता संस्कृति से क्या होगे, प्रभावित हो सकते हो। क्या पता तुम वहाँ से कुछ चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, यानी क्या करता है, संस्कृति संक्रमण करता है, यानी इससे लोग प्रभावित भी हो सकते हैं संस्कृति से। ठीक है, पर्यटन क्या करता है, संस्कृतियों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, मान लो तुम कहीं घूमने फिरने गए, तुमको बहुत अच्छा लग गया, तुम वहाँ के रीति रिवाज को फॉलो करने लगे या वहाँ की कोई परंपरा को करने लगे, यानी पर्यटन के जरिए, यानी जो पर्यटन है वो क्या करता है, संस्कृति को प्रभावित भी कर सकता है। ठीक है, देखिएगा, किसी भी गंतव्य में देखो इसे आगे समझने के लिए हम एक ऐसे उदाहरण के रूप में भाषा का हवाला दे सकते हैं। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में जैसे आगरा, जोधपुर, जयपुर जो पर्यटक द्वारा बार बार देखा गया है, कोई इस बात पर ध्यान देगा कि पर्यटन उद्योग के लोग जैसे कि फेरी वाले, लोक कलाकार, गाइड अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाओं को बोलते हैं, भले उन्हें कोई पढ़ने लिखने की कोई क्षमता ना हो। देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे गांव में बहुत सारा विदेशी आदमी आता, तुम्हारे गांव में ऐसे कोई बहुत ऐसे खास चीज़ है, ठीक है, ऐसे कुछ खास चीज़ हो गई, ईजाद हो गई है, ठीक है, लोग आते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आएंगे ना, जब वो बोलेंगे ना तो उनसे तुम्हारे फ़र्क पड़ेगा, व्यवहार पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सच्चाई की बात है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि जैसे कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर से देश भर के लोग कश्मीर में घूमने जाते हैं। ठीक है, कश्मीर की एक भाषा है, लेकिन कश्मीर से जब बाहर के लोग बड़ी संख्या में जाते हैं तो कश्मीर की जो भाषा होती है उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो लोग अन्य भाषाओं को सीख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे इस बुक में कह रहे हैं कि भाई जैसे मान लो कि जैसे आगरा है, ठीक है, आगरा में दुनिया भर के विदेशी आदमी आता है, लेकिन आगरा के जो लोग हैं या वहाँ पर जो टूरिस्ट है वो क्या होगा, जो दुनिया भर के लोग आएंगे, फलाने अंग्रेजी बोल रहा, कोई फ्रेंच बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा है, तो अनपढ़ होते हुए व्यक्ति भी क्या करेगा, उनकी भाषाओं को सीख लेगा। यानी क्या करता है, पर्यटन क्या करता है, हमारी संक्रमण का मतलब हो दूषित करना या खराब करना, इस शब्द को होता है। यानी पर्यटन क्या करता है, हमारी सभ्यता संस्कृति को बदलने की क्षमता रखता है या प्रभावित कर सकता है। प्रभावित यानी उससे हो सकता है। बोला ना कि मान लो भाई कोई अंग्रेज है, ठीक है, एक अंग्रेज है, बार बार आगरा घूमने आ रहा है और उसको एक गाइड है, ठीक है, भाई उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सिर्फ हिंदी आती है, लेकिन बार बार जब अंग्रेज आएगा उसी को बोलेगा चलो भैया घुमा दो, तो अंग्रेज और उस भारतीय में इतना ज़्यादा मेल जोल हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो अनपढ़ आदमी है, जो भारतीय, उसको भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ जाए। इसने क्या किया, एक प्रकार से क्या किया कि इसने भाषा को प्रभावित कर दिया। ठीक है भाई, जिसको इंग्लिश नहीं आती थी उसको भी जानकारी हो गई। यानी क्या करता है कि जो पर्यटन है वो संस्कृति को प्रभावित कर सकता है, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, संस्कृति संक्रमण बोला जाता है। ठीक है, संस्कृति संक्रमण सिद्धांत के ढांचे के भीतर यह तर्क दिया गया है कि जब संपर्क एक मजबूत संस्कृति और एक कमजोर व्यक्ति के बीच होता है तो आमतौर पर पहले का होता है, जो कि बात को प्रभावित कर सकता है। अध्ययनों की अंतर्निहित धारणा यही रही कि संस्कृति परिवर्तन मुख्य रूप से स्वदेशी मेजबान समाज की परंपरा, रीति रिवाज, मूल्यों की बजाय पर्यटन समूह में होते हैं। कह रहे हैं कि ज़्यादातर अगर हम देखें, जैसे मान लो कि हम लोग कहीं घूमने गए हैं, ठीक है भाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अमेरिका गए हैं, तो हम लोग जहाँ पर घूमने जाएंगे ना, हम वहाँ के लोगों से, वहाँ की सभ्यता से, वहाँ की संस्कृति से हम बहुत ज़्यादा क्या हो, अट्रैक्टिव हो गए भाई। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की परंपरा रीति, हम लोग उनसे कई बार उनसे अट्रैक्ट हुए, यानी हम उनकी चीज़ों को सीख भी सकते हैं। ठीक है, इससे क्या संस्कृति का संक्रमण होगा। ठीक है, जैसा कि नूनिज कहते हैं कि जब दो संस्कृतियाँ संपर्क में आती हैं तो प्रत्येक उधार लेने की प्रक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को तरह से होने लगता है। यानी जो संस्कृति एक दो संस्कृति पास, जैसे मान लो कि हम लोग कहीं घूमने गए तो हमारी भी तो सभ्यता संस्कृति है और वहाँ की भी सभ्यता संस्कृति है। दो कह रहे हैं, जब दो संस्कृतियाँ साथ आती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को क्या करती हैं, आपस में बांटते हैं, वो उससे कोई कुछ सीखेगा। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई अंग्रेज है बाहर का, विदेश का, बार बार आगरा आता है, और भारत का जो टूरिस्ट है बिल्कुल अनपढ़ है, तो अनपढ़ ने यानी जो भारतीय था उसने क्या कर लिया, वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली। अरे इसका मतलब ये भी तो है जो अंग्रेज है वो तो थोड़ी बहुत हिंदी सीख भी लेगा, ये भी तो है।
यानी दोनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। यानी दोनों संस्कृतियां क्या करती हैं, आपस में आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, ये नहीं कि संस्कृति संक्रमण ही होगा, ठीक है, बल्कि दो संस्कृतियां अगर पास पास आएंगी तो आती हैं तो उधार लेने की प्रक्रिया एक दूसरे के माध्यम से होने लगता है। यह भी माना जाता है कि जो पर्यटक अक्सर पश्चिम और धनवान होते हैं, उनके मेज़बान की तुलना में उनके मेज़बान से उधार लेने की संभावना कम रहती है। कह रहे हैं कि जो सभ्य समाज है, कह रहे हैं कि भैया जो धनवान आदमी है, जो सभ्य समाज है, वह उधार बहुत कम लेता है। ठीक है, वो आकर्षित आपको ज़्यादा करेगा, अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। ठीक है, ये इसको बोला जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए हम लोग अमेरिका जाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसी बहुत कम संभावना है कि अमेरिका के लोग हमारी चीज़ों को सीखें, बहुत कम संभावना ऐसी रहती है। लेकिन हम लोग जो होंगे, मान लो कि अमेरिका एक बहुत अमीर देश है मान लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा देश है, अमीर है, बहुत धनाढ़ देश है। धनाढ़ का मतलब बहुत पैसे वाला है, अमीर लोग हैं। ठीक है, तो मान लो हम लोग कोई गया वहाँ पर, ठीक है, भारत से गया, ज़्यादातर चांस यही रहता है कि जो भारतीय होगा वो अमेरिका की संस्कृति कल्चर को सीख लेगा, या संस्कृति सभ्यता हुआ कुछ भी सीख लेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम रेयर चांस होता है कि अमेरिका के लोग भारतीय सभ्यता को सीख लें। ठीक है, यानी हम उस सिर्फ टूरिस्ट यानी टूरिज्म के उसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेजबान समाजों को पर्यटन के अनुकूल बनाने और पर्यटक को आवश्यकता को पूरा करने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है, और इस प्रक्रिया में वह पर्यटक के मनोभावों और मूल्यों को आत्मसात करके पर्यटक जैसा बन सकते हैं। यानी कहने की जो पर्यटक है, जो मेजबान समाज होता है, वह अपनी चीज़ों को क्या करता है कि पर्यटन के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर हम आगरा का एग्जांपल लेता हूं, आगरा में हाँ चीन से लोग आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, मान लीजिए भाई अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, सब हर जगह से लोग आते हैं। तो अगर मैं देखूं कि वहाँ की जो सरकार है, यानी ताजमहल के आसपास की जो संस्कृति है, लोग वहाँ पर जो घूमने फिरने आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उनके अनुकूल बनाने का हमेशा प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी उनके लिए बेहतर हो, ठीक है भाई, गाइड हो या सुरक्षा हो, सेफ्टी हो, सारी चीज़ें की जाती हैं। यानी अगर हम देखें जो मेजबान समाज होता है ना, जो टूरिस्ट प्लेस है, उसको अन्य लोग जो आ रहे हैं उनके अनुकूल बनाने का हमेशा क्या करता है, प्रयास करता है। अगर आप कहीं घूमने जाओगे टूरिस्ट पर, मान लीजिए अगर आप चीन जाते हो ना, तो चीन में आपको कोई हिंदी में बोलने वाला व्यक्ति जरूर मिलेगा जो गाइड वहाँ पर काम करेगा। उसी प्रकार से अगर आप आगरा जाते हो या कोई राजस्थान के किलों में जाता है, तो वहाँ पर अलग अलग भाषा के गाइड रहेंगे। कोई किसी को फ्रेंच आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को जर्मन आती है, किसी को स्पेनिश आती है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों ने भाषा सीख, ताकि वह उनके अनुकूल हम बना सकें, तभी तो लोग आएंगे भैया। मान लो कि हमारा इलाका है, ठीक है, वहाँ पर लोग घूमने आते हैं, जब हम उनके अनुकूल नहीं रहेगा तो कोई आएगा नहीं ना। तो वही नहीं कहते हैं कि जो मेजबान देश होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसके लिए हम उनके जो हमारे मेहमान हैं, यानी जो लोग भैया घूमने आ रहे हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, ठीक है, उनके अनुकूल बनाने का हमेशा मेजबान देश क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, इसमें देखेंगे। लेकिन संस्कृति संक्रमण के दावा इस अर्थ में अस्पष्ट है कि यह जांचना मुश्किल है कि समाज में जो संस्कृतियां परिवर्तन हुए पर्यटन के द्वारा या आधुनिकीकरण की अन्य प्रक्रिया कह रहे हैं कि आज हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, भैया इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है कि जो समाज बदला है वह पर्यटन की प्रभाव से बदला है या हमारा समाज जो आधुनिक समाज हुआ है इसके अनुसार बदला है। यानी इसका थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल हमें नजर आता है। हम जानते हैं कि मेजबान और मेहमान के बीच निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क होता है। यानी कह रहे हैं कि भाई जो मेजबान होता है, मेजबान मेहमान का मतलब होता है कि जहां हम घूमने गए हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो मेजबान है। सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, जैसे तुम राजस्थान गए तो राजस्थानी मेजबान होगा, तुम एक मेहमान होगे। इस बोले हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेजबान मेहमान होता है इनके बीच निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क होता है, आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप अभियोजन की प्रक्रिया, लेकिन पर्यटन में मेजबान और मेहमानों के बीच जैसे मौसम, रुक रुक कर, संस्कृति दूरी द्वारा चिन्हित होते हैं। इसलिए परिवर्तन को समझने के लिए संस्कृति बहाव शब्द का अधिक उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जैसे बता रहे हैं, आगे देखिएगा। दोनों समूहों के मानक व्यवहार अभी भी निर्मित हैं, लेकिन अतिरिक्त कार्यों के साथ कभी कभी दोनों पक्षों के संपर्क जो एक दूसरे और मेजबान और पर्यावरण के साथ परस्पर संपर्क और शोषण करते हैं और उनके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत संतुष्टि होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जब हम कहीं पर कोई व्यक्ति घूमने जाता है या फिरने जाता है तो दोनों आपस में जब मिलते हैं तो उनको एक प्रकार की संतुष्टि भी मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर घूमने फिरने गए हैं, वहाँ की चीज़ों से अगर आप
आपको संतुष्टि भी मिलना बहुत ज़रूरी है। इसका भी मेजबान जो देश होता है इसका भी क्या करता है भाई, पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पर घूमने फिरने गए, ठीक है, वहाँ पर अगर असुरक्षा का माहौल रहेगा, अगर आपको सेफ्टी नहीं रहेगी, आप दोबारा कभी ज़िंदगी में जाओगे नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो, ठीक है, अगर कोई राजस्थान घूमने आता है, ठीक है, तो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, पूरी तरीके से वहाँ की सुरक्षा है, सेफ्टी है, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं उसकी मदद करेगी, ताकि लोग वहाँ घूमने फिरने आए ना, नहीं तो आना ही बंद कर देंगे ना। यानी कहते हैं कि यानी दोनों पक्षों में क्या होता है, एक प्रकार से संपर्क रहता है। ठीक है, यानी ताकि वो लोग दोबारा भी घूमने फिरने आए, इसका हमेशा क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो इसी को यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो पॉइंट रहेगा, देखिएगा क्या है, पर्यटक अनुभव और प्रामाणिकता पर बहस। देखिएगा, देखिए, पर्यटन और इसके सांस्कृतिक प्रभाव के उत्तरवर्ती अध्ययनों के कारण पर्यटन के मानव शास्त्र में एक बहस हुई है। प्रामाणिकता की धारणा, यद्यपि यह धारणा सामाजिक विज्ञान की चर्चा में है। ठीक है, यहाँ पर दो थिंकर हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, उनको देखिएगा, ने इसे प्रामाणिक प्रेरणाओं और अपेक्षाओं की चर्चा में प्रमुखता में लाए हैं। ठीक है, यानी जो पर्यटन का जो अनुभव है, यानी भाई जब आप कहीं घूमने फिरने गए हैं, ठीक है, आप घूम फिर करके आए हैं, उसकी जो बहस है वह कितना सही है, कितना गलत है। मान लो कि तुम कहीं घूम फिर के आए हो, ठीक है, तुम कुछ देख करके आए, घूमने गए थे, अब तुम बहस करोगे ना, बातचीत जो करोगे वह कितना सही है, कितना गलत है, या कितनी प्रमाणिक है, उस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तर्क दिया जाता है कि पर्यटक के लिए यात्रा करने का प्राथमिक मकसद प्रामाणिकता की खोज करना। अगर कोई व्यक्ति पर्यटन करता है, घूमने फिरने जाता है, तो प्रामाणिकता की खोज करता है। ठीक है भाई, यानी ठोस सबूत, प्रमाणिक चीज़ें। ठीक है, वह वास्तविक अनुभव को खोजने की उम्मीद के साथ यात्रा करते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता है ना, तो वास्तविक चीज़ों की खोजने की कोशिश करता है कि रियल में, यानी रियल अनुभव करने का प्रयास करता है हर व्यक्ति। ठीक है, जैसे आपने टीवी में कुछ देखा कि फलाने देश में ऐसा है, ठीक है, आपने टीवी में देखा, तो लेकिन आपके मन में आएगा कि चलो हम लोग वहाँ पर घूम के आते हैं, ताकि हम वहाँ क्या कर सकें, वास्तविक अनुभव कर सकें, यानी रियल में उस चीज़ को हम फील कर सकें, इसको बोलते हैं। ठीक है, जब मान लो कि भाई आप टीवी में तो देखते हो कि फलाना देश ऐसा है, वहाँ नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, आपको टीवी में तो दिख रहा है, लेकिन आपके मन में होगा ना, चलो हम उस चीज़ को क्या रियल में उसको महसूस करके आते हैं, फील करके आते हैं, कैसा है कैसा नहीं। यानी पर्यटन में अगर आप देखोगे तो पर्यटन जो किया जाता है ज़्यादातर, एक तो होता कि भाई प्रमाणिकता, हम किसी चीज़ को प्रमाणित कर सकें, भाई जो हम कह रहे हो बिल्कुल सही है, फलानी जगह हम देख करके आए हैं। ठीक है, ये प्रमाणिकता है। दूसरी जो होती है, क्या होती है कि हम जो ये होती है कि भाई हम अनुभव की उम्मीद में खोज करते हैं, यानी हम वास्तविक अनुभव खोजेंगे। ठीक है, रियल में अनुभव करेंगे। ठीक है, एक मौजूदा शैली का अनुभव करते हैं, या वह अनुष्ठानिक जैसे प्रमाणिक या शुद्ध संस्कृति या संस्कृति कलाकृतियों की तलाश करते हैं। मैक कहते हैं कि आधुनिक वास्तविक और प्रामाणिकता के लिए अन्य ऐतिहासिक अवधियों और अन्य संस्कृतियों में शुद्ध सरल जीवन शैली में कहीं और सोचा जाता है। आधुनिकतावादी काल 17वीं शताब्दी में शहरी औद्योगिक युग को संदर्भित करता है, यानी कह रहे हैं आधुनिकतावादी जो युग है क्या है, वो 17वीं शताब्दी में बताता है, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसको हम आधुनिक काल बोलते हैं। ठीक है, कई विद्वानों ने शहरी जीवन शैली को कृत्रिम और भावनात्मक गुणवत्ता में कमी के, यानी उस समय क्या था कि जब आधुनिकता आई थी, जब औद्योगिक करण आया था, तो कई सारे लोग ने, जो विद्वान थे, उन्होंने बोला कि जो शहरी जीवन है भाई कृत्रिम है, एक बनावट है, झूठ है। कृत्रिम मतलब बोलते थे भावनात्मक गुणवत्ता में कमी, यानी बहुत सारे पहले बोला जाता है भाई कि शुरू में अगर आप देखोगे जो औद्योगिक जो आधुनिक समाज आया था, उसको क्या बोला जाता था कि वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर भावनात्मक जो गुणवत्ता है उसकी कमी है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों और अपेक्षाकृत क्रम औद्योगिक संस्कृतियों को एक वांछनीकरण के रूप में मानवीय मूल्यों को बनाए रखना और जीवन शैली को अपनाना है, भले ही ये निर्णय परिभाषित करने मुश्किल हो। देखो कह रहे हैं कि जब भाई नया युग आया था, ठीक है, 17वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण हुआ था, तो बोला जाता था कि जो अगर हम बात करें, जो आधुनिकता है वो क्या है, एक प्रकार की कृत्रिम है, बनावटी है। ठीक है, भावनात्मक, उसमें कोई भावनात्मक गुणवत्ता नहीं, उसकी कमी है। ठीक है,
इससे अब चीज़ों के जरिए हम क्या कर सकते थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अपेक्षाकृत कम औद्योगिक जो संस्कृतियां हैं, उनके हम मानवीय मूल्यों को बनाए रख सके, इसलिए कहा जाता था। हालांकि अनुसंधान से पता चला है कि सभी पर्यटक प्रामाणिकता नहीं चाहते हैं। ये कह रहे भैया कि हर कोई जो पर्यटक है भाई, जो घूमने फिरने आता है, वो हर कोई प्रामाणिकता नहीं चाहता है। और अक्सर पर्यटक वास्तव में स्थानीय संस्कृति और उसके रोजमर्रा के जीवन का निरीक्षण करने में सक्षम नहीं है। एक चीज बात करूं, जो भैया हर आप कहीं पर घूमने फिरने जाते हो ना, हर पर्यटक इसमें इतना सक्षम नहीं कि वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को देख सके। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि कुछ ही कर पाते हैं। पर्यटक औपचारिक रूप से पर्यटन के रूप में आते हैं। आज की अगर मैं बात करूँ, जो पर्यटक है वो ज़्यादातर पर्यटन ही करने आते हैं, घूमने फिरने आता है, और उन्हें वास्तव में मेजबान के व्यक्तित्व जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं। आज के समय में क्या है कि आप कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन में आप कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, यानी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज इसकी अनुमति नहीं होती है। तो और अस्पष्टता को हल करने के कैनन का तर्क है कि पर्यटन उद्योग पर्यटकों को निर्मित पर्यटन स्थलों और रची हुई प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। नहीं, कहते हैं कि जो पर्यटन उद्योग है वो एक प्रकार से क्या, उनकी जो बनाई हुई जो चीज़ें हैं वही उनको उनके सामने पेश करता है, या उनको ही वही चीज़ें बताता है, यानी पर्यटन जो उद्योग होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखना है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन देखिएगा। इसके अलावा यह समझा जाता है कि संस्कृतियाँ लगातार बदल रही हैं। अगर मैं बात करूँ, लगातार जो सभ्यता है, जो संस्कृति अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है भाई, लगातार परिवर्तन हो रहा है या लगातार उसमें चेंज हो रहा है और स्थिर नहीं है। इसलिए प्रामाणिकता का मुद्दा अस्पष्ट है, यानी क्लियर नहीं है भाई। ठीक है, अगर देखें तो लगातार जो संस्कृति है, सभ्यता लगातार बदल रही है, स्थिर तो है नहीं। ठीक है, लगातार उसमें बदलाव होता है, इसलिए प्रामाणिकता का मुद्दा अस्पष्ट है। ठीक है, लेकिन मैक बताते हैं कि प्रामाणिकता का मुद्दा अभी भी पर्यटन की भाषा में महत्वपूर्ण है, यानी अभी भी जो प्रामाणिकता का मुद्दा है पर्यटन की भाषा में भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन की भाषा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रामाणिक अनुभव, विशिष्ट पुराने घर, पुराने गांव जैसे वाक्यांशों का उपयोग करती है। जितना अधिक प्रामाणिक होता है उसका मूल्य उतना अधिक होता है, यानी जो अनुभव होते हैं जितना पुराना होगा उतना अधिक मूल्य होता है। इसी प्रामाणिकता परिप्रेक्ष्य पर्यटकों की पसंद में एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। और यहाँ तक कि गंतव्य विपणन इसके मूल्यों को बढ़ाने के लिए गंतव्य छवि में प्रामाणिकता के कुछ तत्वों को शामिल करते हैं। यानी कहते हैं आज के समय में अगर देखोगे तो प्रामाणिक चीज़ें, रियल चीज़ें भैया हर कोई इंसान देखता है, प्रामाणिक। ठीक है, मान लो तुम कहीं घूमने फिरने गए हो, ठीक है, तो वहाँ पर जिस चीज़ को तुम देखने गए हो तो प्रामाणिक चीज़ें देखोगे ना, जो सही होगा, यानी रियल देखने, बनावटी चीज़ नहीं देखोगे ना। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, जो लोग आगरा देखने आते हैं, ताजमहल को देखने आते हैं, वो प्रामाणिक देखने आते हैं ना, जो असली ताजमहल है। इन्हीं की भारत सरकार कोई नकली ताजमहल खड़ा कर दे, उसको दिखाए, लोग उसको नहीं देखना चाहेंगे, रियलिटी है। यानी हम लोग पर जो भी पर्यटक होता है, कहीं भी घूमने फिरने जाता है, वो प्रामाणिक चीज़ें ही देखना चाहता है। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंसी यानी होता है भाई, शुद्ध चीज़ें देखेगा, बनावटी नहीं देखेगा। ठीक है, फेक नहीं देखेगा, यही आप कह सकते हो कि वो रियल देखेगा। ठीक है, प्रामाणिक यानी रियल को आप यानी नॉट फेक देखेगा, यानी वो क्या देखेगा, जो भी चीज़ देखेगा रियल देखेगा। ठीक है, असली देखता है, ठीक है, नकली नहीं। ठीक है, प्रामाणिकता की अवधारणा कुछ प्रकार के पर्यटक जैसे सजातीय, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पर्यटन के लिए प्रासंगिक है। यानी कह रहे कि जो पर्यटन की जो प्रामाणिकता है, जैसे जातीय कोई पर्यटन हो रहा है या सांस्कृतिक पर्यटन अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर प्रामाणिकता क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपके लिए, ठीक है, या रीति रिवाज से रिलेटेड कर रहे हो या स्थलों को देख रहे हो, क्योंकि वह अलग अलग वह मेजबान संस्कृतियों को क्या करते हैं, चित्रित करता है और नवीनता का अनुभव कराते हैं। पर्यटक इस प्रकार पर्यटन अनुभव से परिचित और विचित्रित दोनों प्रकार की तलाश करते हैं। यानी कह रहे हैं कि भाई आप कहीं पर घूमने फिरने जाओगे तो आप प्रामाणिक चीज़ों को देखोगे, रियल चीज़ों को देखोगे, असली चीज़ों को देखोगे। ठीक है, प्रामाणिकता पर बहुत बल होता है, कहीं पर किसी प्रकार का भी पर्यटन हो। ठीक है, उसमें आप जो कल्चर देखना चाहते हो, जो चीज़ें देखना चाहते हो, ठीक है, जो समाज देखना चाहते हो, जिन लोगों को देखना चाहते हो, जो स्थल देखना चाहते हो, जो कुछ कलाकृति है वो देखना जा रहे हो, वो आप प्रामाणिक ही देखोगे ना।
ठीक है, फेक थोड़ी कोई देखेगा, रियल ही तो देखेगा। नहीं, पर्यटन में प्रामाणिकता क्या, प्रमाणिकता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर लगातार बहस होती रही है। ठीक है, किसमें, विभिन्न विभिन्न जो हमारे विद्वान हैं, जो मानव शास्त्री हैं, या कह सकते हो जो मानव विज्ञानी हैं, वो लगातार इस पर बहस करते हैं कि पर्यटन में प्रमाणिकता कितना जरूरी है या नहीं जरूरी है। करेंगे भाई, जो व्यक्ति घूमने फिरने आ जाए वो सिर्फ उसको देखने से मतलब है। ठीक है, आपके लोग कैसे हैं या आपके लोग कैसे दिखते हैं, उनकी सभ्यता, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये कि नहीं, तो वो कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रामाणिकता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है, जितने भी अगर आप देखोगे, जितने भी थिंकर हैं, विचारक हैं, वो कहते हैं कि पर्यटन में जो प्रामाणिकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रामाणिक चीज़ें ही हर व्यक्ति देखेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हमारा जो रहेगा गंतव्य छवि निर्माण क्या होता है, देखिएगा। ठीक है, गंतव्य छवि निर्माण, देखिए, हम समझते हैं कि आज तकनीकी परिवहन और संचार के साधनों में सुधार के साथ हम एक सिकुड़ती हुई दुनिया में रहते हैं। अगर आप देखोगे तो हम क्या, एक प्रकार की जैसे दुनिया सिकुड़ गई, सिकुड़ का मतलब छोटा हो जाना किसी चीज़ का। ठीक है, जहाँ लोग करीब लाए गए हैं, बढ़ती हुई खर्च करने की योग्य आय और समय ने लोगों को पर्यटन संस्कृतियों में संलग्न होने की संभावना को बढ़ाया है। ठीक है, हम यह भी समझते हैं कि पर्यटन एक सुखद अनुभव की उम्मीद करते हैं, यानी जो भी व्यक्ति भैया घूमने फिरने जाता है, कहीं पर पर्यटन करता है, तो सुखद अनुभव की उम्मीद करता है, और जो पैसा और समय वे खर्च करते हैं उसके लिए अधिकतम मनोरंजन चाहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जो व्यक्ति घूमने फिरने जाता है उसको मज़ा आना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए। अगर वो पैसा खर्चा करता है तो किसके लिए करता है, आनंद के लिए करता है, मज़े के लिए करता है। ठीक है, मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार पर्यटन को अनुभवनात्मक उत्पाद कहा जा सकता है। यानी पर्यटन को हम क्या कह सकते हैं, जो लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव करने जाते हैं, अनुभवात्मक गुण। पर्यटन अपने उत्पाद के गुणों के आधार पर हम उसको खरीदते हैं। यह हमें पर्यटन और संस्कृति के अध्ययन के दूसरे भाग में ले जाता है, यानी कहाँ जाना है, यानी ये पर्यटन बताता है। यानी देखो भाई, व्यक्ति वहीं पर जाना चाहेगा जहां पर उसको अच्छा लगता है। ठीक है, यह कह सकते हैं जहां पर उसको सुखद अनुभव मिलते हैं या जहां पर मनोरंजन होता है, वहीं पर व्यक्ति घूमने फिरने जाएगा। यानी ये चीजें अब हमें बताएगा, इस हम सेक्शन में देखेंगे कि व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, या यानी कहाँ जाना है। तो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा। इस खंड में हम पर्यटन के स्थलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी पर्यटन के जो तमाम स्थल हैं, जगह जो हैं उस पर देखें। पर्यटन की गतिविधियां में वृद्धि और पर्यटन स्थलों की बढ़ती जनसंख्या, यानी आज लगातार अगर देखोगे तो जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जो पर्यटन स्थल है, लगातार भैया बढ़ रहा है, घूमने फिरने की जगह जो है ना, संख्या के परिणाम स्वरूप एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार, जहां पर गंतव्य संभावित पर्यटन के लिए स्पर्धा। अगर आप देखोगे आज जो वैश्विक बाजार में देखोगे, वहां पर टूरिस्ट प्लेस यानी कह सकते हो बहुत सारे हो गए। इसमें एक प्रकार का क्या है, कंपटीशन है। किसी विशेष गंतव्य की छवि और प्रतिनिधित्व इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वह संभावित पर्यटन के मन को स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए, उसे किसी विशेष स्थान पर जाने या फिर से आने के लिए राजी कर सकें। जैसे आप कहीं पर घूमने फिरने जाते हो ना, तो वहाँ की जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, आप घूमने फिरने गए हो तो आपको तमाम तरह की चीज़ें दिखाएगी ताकि आपके मन में एक इमेज बने और आप दोबारा आ सकें। सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ताजमहल देखने आता है तो हमें उस प्रकार से ताजमहल की इमेज बनानी है, इस प्रकार से हमें उसको आकर्षित करना है ताकि वह व्यक्ति दोबारा घूमने आ सके। यानी इसी को हम बोलते हैं गंतव्य छवि का निर्माण करना। नहीं, जैसे आप कहीं पर घूमने फिरने गए हो तो वहाँ पर आपने भैया कुछ ऐसे देख लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा और आपका बहुत अच्छा लगा और आपके मन में वो पूरी फील है या उसके मन में आपके मन में वो सारी इमेज छप गई है ताकि आप वहाँ पर दोबारा घूमने फिरने, इसी को बोलते हैं गंतव्य छवि का निर्माण करना, क्योंकि पर्यटन में बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस होगा वो सोचेगा कि भैया जो लोग एक बार घूमने फिरने आते हैं वो लोग हम दोबारा उनको, जब तक रिटर्न नहीं होंगे यानी दोबारा लोग नहीं जाएंगे तभी फायदा होगा। यानी ठीक है, यानी गंतव्य छवि का निर्माण करने में क्या होता है कि हमेशा काम कर सकें, यानी दोबारा आने के लिए उनको हम राजी कर सकें। प्रत्येक गंतव्य आज विशिष्ट आवास, अगर कहीं पर घूमने फिरने जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रहने के लिए घर मिलते हैं, आकर्षण होने का दावा करते हैं। अपने गंतव्य को बढ़ावा के लिए अधिक कठिन हो जाता है, जहां विज्ञापन, अप्रतिनिधित्व और विपणन द्वारा महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं। आज ऐड दे करके आज कहीं पर घूमने फिरना, दुनिया भर के होटल हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। यानी जो टूरिस्ट प्लेस हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना रहा है, या इतना ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जा रहा है ताकि व्यक्ति वहाँ पर दोबारा घूमने फिरने आ सके, या वहाँ की छवि को भैया उसके मन में कुछ ऐसे बसा देना है ताकि उसके मन में वह जो थिंकिंग है, जो छवि है, उसका निर्माण हो जाए, वह दोबारा घूमने आए। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों का काम किया जा रहा है। तो इसी में अगर आप देखोगे छवि और छवि निर्माण, छवि का मतलब फोटो, इमेज बना देना उसके मन में, ठीक है, फोटो छप जाना। देखिएगा, छवि एक कृत्रिम या नकल या किसी वस्तु की व्यक्ति के बाहरी रूप के प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, छवि एक ऐसी चीज है, दो दृश्य चित्रण है जो अनुपस्थित है और कुछ ऐसा जिसे दोबारा बनाया पुनः पेश किया। छवि का प्रमुख अर्थ वस्तुओं की दृश्यता या यानी जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, जैसे मान लो हमने किसी चीज को देखा है, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, वो ऐसे है वैसे है, इसको बोलते हैं छवि निर्माण करना। ठीक है, जिसे चित्रों, तस्वीरों, पर्दों के माध्यम से मीडिया पर दर्शाया जाता है। एक छवि में कई विशेषताएं अर्थ जैसे ज्वलंत होती हैं। जैसे मान लो सिंपल सी बात है कि जैसे आगरा का ताजमहल है। ठीक है, आगरा का ताजमहल क्या है, उसका अब भाई हर एंगल से फोटो ली जाती है, वीडियो बनाया जाता है और उसकी पूरी तरह से ऐड बनती है। इतनी अच्छी ऐड बनाने का प्रयास किया जाता है, इतनी अच्छी से छवि बनाते हैं ताकि लोगों के मन में वो बैठ जाए, ताकि लोग वहाँ पर घूमने फिरने आ सकें। मान लो कोई भी टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस जब ऐड करेगा तो इस प्रकार से ऐड बनाएगा कि भाई लोगों के मन में वहाँ पर जो उसकी जो छवि है, उसका जो आकर्षण है, ठीक है, ये उसको हम उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लें वो दोबारा घूमने। नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, छवि निर्माण का यूज करते हैं। यानी उसके मन में इस प्रकार से हम बातों को भेजें या इस प्रकार से हम उसको चित्र दिखाएं, फोटो दिखाएं, इमेज दिखाएं, ताकि उसके मन में क्या हो, कैद हो जाए, उसको बहुत अच्छा लगे, तभी तो घूमने फिरने आ गया। यानी इसके लिए छवि निर्माण किया जाता है। एक छवि में कई विशेषताएं होती हैं, यानी वह ज्वलंत है, ठोस है, घटक है या सामाजिक है और एक दर्शक है और वस्तु की सरल कृति और आंशिक प्रतिनिधित्व है। जो छवियों में हेर फेर किया जाता है और अक्सर पक्षपाती होते हैं और अस्पष्ट होते हैं और अंत में उन्हें सामाजिक मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है। छवि की ये विशेषताएं पर्यटन स्थलों पर लागू होती हैं। गंतव्यों की छवि यानी गंतव्य आने जाने की छवियों में संभावित पर्यटक को लुभाने के लिए किसी स्थान को चुनिंदा विशेषताओं को दर्शाती हैं। ठीक है, तो भाई छवि निर्माण का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी जो कोई पर्यटक है जो घूमने फिरने वाला है, हम उस प्लेस की फोटो ऐसे दिखाते हैं, इमेज ऐसे दिखाते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको आने जाने के रास्ते हैं, कैसे है वो कैसे, यानी अदर जो चीज़ें हैं, अदर चीज़ों को हम बहुत अच्छे से दिखाते हैं ताकि उसके मन में वहाँ को लेकर के एक अच्छी छवि बने, एक बेहतर इमेज बने, ताकि वह वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आने के लिए तैयार हो जाए। यानी छवि निर्माण करना बहुत जरूरी। नहीं, हम ऐसी ऐड बनाएं, ऐसा विज्ञापन बनाएं ताकि वह लोगों के मन में, या कह सकते लोगों के दिल पे वो एक प्रकार से उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, उस चीज़ को अगर हम लाल किले को या किसी भी टूरिस्ट प्लेस को मान लो हम दिखा रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम दिखा रहे हैं, ऐड के जरिए दिखा रहे हैं ताकि लोग वहाँ घूमने फिरने, तो हमें इस प्रकार से उसका छवि निर्माण करना पड़ेगा ताकि लोगों के मन में उसकी जो फोटो है, जो इमेज है, वह उसमें आ जाए, और ताकि तभी तो लोग उसको घूमने देखने आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छवि निर्माण। गंतव्य छवि का अध्ययन 1970 में सामने आया जब डीजे हंट ने अपने लेख में, ठीक है, इमेज एज फैक्टर इन टूरिज्म डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला। यानी इमेज जो फैक्टर है वो टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज फैक्टर, अगर आपने किसी प्लेस की इमेज आपने अगर दर्शकों के मन में बैठा दी तो भाई लोग घूमने फिरने तो खूब आएंगे। यानी आपको इमेज ऐसी बनानी है किसी चीज़ की, ठीक है, इमेज ऐसी, फोटो ऐसी बनानी है, दृश्य तस्वीर ऐसी उसके मन में बिठा देना है कि वह आने के लिए या घूमने फिरने या देखने के लिए क्या हो जाए, व्याकुल हो जाए। ठीक है, आने के लिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं छवि निर्माण करना। ठीक है, इसी को यहाँ पर पूरा बताया गया। नेक्स्ट इसमें एक और आपको मिलेगा, क्या है, सांकेतिकता और पर्यटन। क्या देखिएगा, सांकेतिकता संकेत का अध्ययन है और यह बताती है कि संकेत का अर्थ कैसे उत्पन्न होते हैं। एक संकेत कुछ भी हो सकता है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज़ों में संदर्भित करता है, और एक संकेत का अर्थ पाठक की व्याख्या पर निर्भर करता है। संकेत यानी जो कुछ संकेतिक है। सांकेतिकता का अध्ययन वह शाखा है जो संकेतों के अर्थ की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, देखो, सांकेतिकता पर विद्वान के अनुसार एक संकेत में एक वाचक या तात्पर्य होता है।
वाचक संकेत की भौतिक दिखावट है और तात्पर्य संकेत जो है मानसिक अवधारणा है जिसे वह संदर्भित करता है। वाचक और तात्पर्य के बीच हम संबंधों में की रुचि है। पियर्स इसे एक कदम आगे अर्थ की संरचना की जांच करने और केवल संकेतों के शब्दों के रूप में नहीं बल्कि गैर मौखिक संकेतों के रूप में भी देखते हैं। पियर्स के सिद्धांत की आधुनिकता संकेती के आधार पर होती है। यहाँ जैसे बताते हैं, देखो आगे जैसे यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, पर्यटन विपणन के लिए सांकेतिकता का अध्ययन को अपनाया गया है और संभावित पर्यटक और गंतव्य के बीच संवाद करते समय इसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखोगे, सांकेतिक यानी किसी भी संकेत करना, यानी पर्यटन, अगर मैं बात करूं जैसे पर्यटन विज्ञापन होगा तो उसमें संकेतों के जरिए, यानी वस्तु क्या है, ये संभावित पर्यटन क्या होगा, यानी देखो किसी भी टूरिस्ट प्लेस को हम क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, जब हम उसको संकेत करें तभी तो लोग आएंगे, यानी हम उसको क्या संकेतों के माध्यम से क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। भाई ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, हम संकेतों के माध्यम से बता दें ना, ताकि लोग तभी तो आए जाएंगे। यानी हम क्या करते हैं उसमें संकेतों के माध्यम से, जैसे मान लो कि कोई है, जैसे लाल किला कोई देखने आ रहा है, ठीक है, लाल किला, ठीक है, तो हम उसको संकेत बताएंगे कि पहले यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर ऐसे आना है, ठीक है। जब वहाँ पर अगर घूमने आ गए हो तो आपको कैसे क्या करना है, तो हम संकेतों के माध्यम से बताएंगे ना, यही सांकेतिकता होती है। यानी हम उन चीज़ों के माध्यम से उसको बताने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे क्या आना, कैसे क्या करना, कैसे क्या नहीं करना है, उसी को सांकेतिकता के माध्यम से यहाँ पर यानी चित्रों के माध्यम से हम आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जिस छवि को संप्रेषित किया जाता है वह न केवल सूचित करता है बल्कि संभावित पर्यटक को उस स्थान पर जाने के लिए राजी करता है। यानी सांकेतिकता जो होती है यह जो पर्यटक उसको जाने के लिए राजी करती है, उसे अन्य दुनिया का अनुभव होता है और उसके अपने सांसारिक दैनिक दुनिया से अलग है। ये चित्र इस प्रकार प्रतीकात्मक दुनिया है जो दुनिया को आरोपित है। यानी हम इस प्रकार से चित्र बनाएं, इस प्रकार से संकेत बनाएं ताकि लोग वहाँ पर आने के लिए या घूमने फिरने के लिए उनको हम मना सकें या तैयार हो सकें। ये सांकेतिकता बताती है, ठीक है। तो संस्कृति और पर्यटन का जो चैप्टर था लगभग इतना ही था और इसमें जितना था मैंने आपको बता दिया है। 4.3 है और थोड़ा शॉर्ट में भी कई बार बताया, कई बार मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे तो लगभग हर एक चैप्टर की वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। जो मैंने अपनी लैंग्वेज में नहीं बनाई थी या मैंने खुद नहीं बनाई थी उनको वीडियो को मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जिनको मैंने खुद नहीं बनाया था, ठीक है। इसलिए जो भी बचा हुआ था वो सारी वीडियो मैं क्या कर दे रहा हूँ, दोबारा से इनको बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इनको अच्छे से, जैसे यहाँ पर सारांश दिया है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, टूरिज्म और संस्कृति का मतलब होता है कि भाई हमारा जो टूरिज्म होता है इसमें जो संस्कृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। वही सारी चीज़ें इस आपके चैप्टर में बताई गई हैं, इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट होगा कल मैं करवा दूंगा, ठीक है।